नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एजेंडा में आज फिर बात करेंगे उत्तराखंड की। जैसा कि हमेशा होता है, हमारे देश में सरकारें देर से जागती हैं। उत्तराखंड में प्रकृति के महाविनाश के बाद सरकार जागी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुनर्निर्माण और पुनर्वास का नया एजेंडा लेकर आए हैं, लेकिन अब एक ऐसा प्राधिकरण बन रहा है जो अगले 100 साल को ध्यान में रखकर उत्तराखंड का वैज्ञानिक तरीके से विकास करेगा। अब नदियों के किनारे अंधाधुंध निर्माण नहीं होगा। सवाल है कि यह सब आपदा के बाद ही सरकार को क्यों सूझता है और क्यों सरकारें विनाश के बाद ही जागती हैं। यही आज का एजेंडा। ताश के पत्तों की तरह तेज धार में बह गई इमारत, जमींदोज हो गई सड़कें, दुकान और मकान। लग्जरी गाड़ियां गंगा की धार में खिलौनों की तरह बह गई। पत्थरों और पानी की धार किसी को नहीं बख्शा। जब सवाल उठा कि आखिर नदियों की जमीन में घुसकर निर्माण की इजाजत किसने दी, नदियों के किनारे होटल, लॉज और रिजॉर्ट कैसे बने, तो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने ठीकरा बड़ी सफाई से पिछली सरकारों के सर फोड़ दिया। They are not Tatas or Birlas, but what they did was wrong. Who granted their permission? Why was permission granted? Is something which I'll inquire. I can hold brief for my tenure. I cannot hold brief for the tenure of my predecessors. बहरहाल मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्राधिकरण की घोषणा की है। राज्य में भविष्य में होने वाले निर्माण इसी प्राधिकरण की इजाजत से होंगे। यही नहीं, अब इसी प्राधिकरण की इजाजत से राज्य के मंदिरों और यात्रा मार्गों का भी विकास किया जाएगा। इस प्राधिकरण में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। No construction, no new construction on the beds of the river. I've established a statutory authority for reconstruction and development. It will be chaired by me. Now when I am developing Uttarakhand, reviving Uttarakhand, reconstructing Uttarakhand, the temple, the roads, the bridges, we are going to go in a very scientific manner. लेकिन प्राधिकरण पुनर्निर्माण और पुनर्वास ही करेगा। जो लोग इस महाविनाश के शिकार हुए, जिन लोगों को इस आपदा ने लील लिया, उनका क्या? देर से जागी सरकार उन अपनों को वापस नहीं ला सकती जो गुम हो गए और जिनके लिए आंखें नम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। और इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल हैं। आखिर इस महाविनाश के बाद ही क्यों जागी उत्तराखंड की सरकार? दूसरा सवाल, उत्तराखंड के पर्यावरण के मद्देनजर प्राधिकरण पहले क्यों नहीं बना? तीसरा सवाल, उत्तराखंड की आपदा पर आंसू बहारी बीजेपी ने क्या किया? क्या उत्तराखंड में विनाश के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है? और आखिरी सवाल, इस आपदा से मिला सबक कब तक याद रखेगी उत्तराखंड की सरकार और कब तक याद रखेगी केंद्रीय सरकार, और कब इसके मुताल्लिक सही कदम उठाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड में हुए विनाश के लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। देश के दोनों बड़े दलों की सामूहिक जिम्मेदारी। हमारा एजेंडा साफ है, उत्तराखंड में बंद हो प्रकृति के साथ खेलना। बात करने के हमारे साथ है देहरादून से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, दिल्ली में कांग्रेस के नेता मीम अफजल और सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी, और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और उत्तराखंड को करीब से समझने वाले, बल्कि बचपन अपना वहां गुजारने वाले और लगातार वहां से जीवंत संपर्क बनाए रखे प्रोफेसर पुष्पेश। पुष्पेश जी, आपका बहुत स्वागत है। पुष्पेश जी, जो ये बातचीत अभी आपने विजय बहुगुणा जी की बातचीत सुनी कि एक नया प्राधिकरण बनेगा जो 100 साल को ध्यान में रखकर जो है एक साइंटिफिक डेवलपमेंट करेगा, देखिए ये अभी ध्यान आया? नहीं, मुझे लगता है कि विजय बहुगुणा वो प्रमाणित कर रहे हैं कि वो शेख चिल्ली और लाल बुजक्कड़ का अवतार एक साथ थे। अभी कुछ समय पहले तक तो ये कहते नहीं थक रहे थे कि ये मौका इस सब बातों को करने का नहीं है, हमारी प्राथमिकता राहत की, पुनर्वास की होनी चाहिए, हमको उसके बाद ही बात कुछ करनी चाहिए। एक दिन में उनकी दृष्टिकोण बदल गया है, वो 100 साल बाद की योजनाएं बनाने लगे हैं वैज्ञानिक आधार पर। दुर्भाग्य ये है कि इस समय जो मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। वो थोपे हुए इस राज्य पर मुख्यमंत्री हैं। और आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, इसकी जिम्मेदारी क्या भाजपाई मुख्यमंत्रियों की नहीं है? मैं कहूंगा सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए, क्या जिम्मेदारी भाजपा और कांग्रेस की राष्ट्रीय आलाकमान की नहीं है, जिसने अपनी इच्छानुसार अपने पसंदीदा लोगों को, इसकी शुरुआत उत्तराखंड के विघटन के साथ हो गई थी, जब नित्यानंद स्वामी को तमाम जनभावनाओं का तिरस्कार कर थोपा गया था, और जिस तरह से भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बदले हैं, और जिस तरह कांग्रेस का चुनाव अभियान लड़ा गया था हरीश रावत के नेतृत्व में, और थोपा गया एक सांसद को अचानक नाटकीय ढंग से, मुझे लगता है ये इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस और भाजपा की आलाकमान भी है। बट पुष्पेश जी, एक सवाल इस बात को लेकर कि आपने पूरा बचपन अपने वहां गुजारा, आपने लंबे समय तक वहां रहे, जो अगर आप बचपन में जाएं और जिस तरीके से पहाड़ था और अब के पहाड़ में
क्या बदलाव आपने देखा और उस बदलाव का क्या कारण आपके समझ में? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है नेताओं की खुदगर्जी। और मुझे लगता है मैं बचपन की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी जवानी की बात करूंगा, अधेड़ होने तक की बात करूंगा, इस बुढ़ापे की दहलीज पार करने की बात करूंगा। मुझे लगता है कि ये कहना सरासर झूठ है जो आज हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे जीविका का एकमात्र साधन तीर्थाटन पर्यटन है। मुझे लगता है अभी 2-3 साल पहले तक ये बात कही जाती थी कि पहाड़ की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था है, जो फौजियों और मैदानों में काम करने वाले घरेलू कर्मचारियों के भेजे गए पैसे से चलती है। कोई आंकड़े प्रामाणिक ढंग से कहीं नहीं कहे गए हैं। और जो जहां तक वैज्ञानिक बहस का प्रश्न है, अभी यही मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले तक कंधे उचकाते ये कह रहे थे कि ये तो एक ऐसी दैवीय आपदा है जिस पर किसी का भी बस नहीं चल सकता। और सारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इसी पे लगे हुए हैं। जिम्मेदारी पुराने मुख्यमंत्रियों की भी है, भाजपाइयों की भी है, और उत्तराखंड क्रांति दल के स्वयंभू नेताओं की भी है, जो तीसरा विकल्प सामने रखते थे और बड़ी आसानी से बिक गए बहुमत बनाने के लिए, कभी कांग्रेस के हाथों तो कभी भाजपा के हाथों। रंजना कुमारी जी, आज ये मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो ये कहते हैं कि उत्तराखंड में 8 सालों में, पिछले 8 सालों में, सिर्फ 8 साल का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, 83,000 से गाड़ियों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई है। और हर साल बाहर से आने वाली गाड़ियों की संख्या 1 लाख है। और जब भी पहाड़ के अंदर कोई गाड़ी जाती है तो जिस तरीके का कंपन होता है, उसके हमेशा वहां पे भूस्खलन का खतरा मंडराता रहता है। सवाल इस बात को लेकर यह कि आज वहां के मुख्यमंत्री या वहां के तमाम नेता लोग ये कहने लगे कि नहीं, अब उत्तराखंड की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। क्या सिर्फ ये एक सरकार की गलती है, या आपको लगता है कि पिछले जब से एक अलग राज्य बना है, जिस तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए था उस पर किसी तरीके का ध्यान नहीं दिया, और जो आपदा में लोग मरे हैं, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी इन सब लोगों की है? देखिए आशुतोष, ये क्या इन लोगों को पता नहीं था? क्या इन गाड़ियों की संख्या किसने बढ़ने दी? इस तरह से जो एकदम अनाप शनाप ढंग से विकास हुआ, ये किसने होने दिया? क्या वहां के लोकल लोगों को की कभी किसी ने सुनवाई की? वहां पर आंदोलन चला, जंगल बचाओ हिमालय बचाओ, वहां के लोग जो वहां के निवासी हैं उनको वहां का दर्द समझ में आया। और ये आज की बात नहीं है, ये 70 और 80 के दशक की बात है, जब वहां के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था। और इतने बड़े बड़े आंदोलन वहां पर चले, उसके बाद लगातार चले हैं। तो ये क्या इन लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा था? अब एक दूसरे पर उंगली उठाना, छींटाकशी करना, एक दूसरे के प्रति को जिम्मेदार ठहराने की जो बात आ गई है, विपदा तो वहां के लोग झेल रहे हैं, वहां की महिलाएं झेल रही हैं, वहां के बच्चे झेल रहे हैं। आपने अभी सुना पुष्पेश जी से कि मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी, सारे पुरुष वहां के चले आए बाहर, औरतों को वहां की पूरी सुरक्षा, वहां की वहां के लोगों की जनजीवन की सुरक्षा, वहां परिवार चलाने का सारा काम तो वहां की औरतों को करना पड़ता था। तो उन लोगों की आज जिंदगी क्या हो गई है? सारी परिस्थिति, जो ये विनाश हुआ, जो ये महाविनाश हुआ, इसका खामियाजा आज कौन भरेगा? तो क्या ये इन लोगों को मालूम नहीं था? और सबसे बड़ी बात, आज की दृष्टि आप देखिए कि विजय बहुगुणा जी अगर उत्तराखंड के लिए बना रहे हैं, आज बना रहे हैं, 100 साल आगे देखेंगे, बाकी पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए कोई सोच रहा है? पूरे हिमालय क्षेत्र को बर्बाद करने का, वहां के दर्द को, वहां की हिमालय की कराह न सुनने का जो जिम्मा है, वो पूरी तरह से राजनीतिक वहां के जो नेता हैं, जो वहां के सो कॉल्ड पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस हैं, ये पूरी उनकी जिम्मेदारी है। इनकी साठगांठ पूरे इंडस्ट्रीज के साथ, वहां के डेवलपर्स के साथ रही है और उन्होंने ये सब कुछ होने दिया है। इस बात को भूला नहीं जाना चाहिए। और ये जो भी करने जा रहे हैं आगे, उस पर पूरी तरह से वहां की जनता की पूरी भागीदारी होनी चाहिए कि वो बताएं कि वहां का विकास कैसे होगा। बिल्कुल रंजना, जो सवाल आपने उठाया, हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल भी इस वक्त निशंक हमारे साथ मौजूद है। पोखरियाल जी, ये जो अब कहा जा रहा है कि भाई अब एक प्राधिकरण बनेगा, यह कहा जा रहा है कि नदियों के किनारे जो अंधाधुंध निर्माण हुआ है अब वो नहीं होने दिया जाएगा, उस पर रोक लगाई जाएगी। आप मुख्यमंत्री थे, क्या आपने कभी सोचा कि जिस तरीके से उत्तराखंड के जिस तरीके से पहाड़ों का दोहन हो रहा है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है? क्या आपने कभी कदम उठाया इसको लेके? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले से ये निर्णय दिया है जी कि नदी के 200 मीटर अगल बगल में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। 1999 में उत्तर प्रदेश में रहते हुए भागीरथी घाटी प्राधिकरण बना था और उस प्राधिकरण के तहत ही ये जितनी भागीरथी घाटी में निर्माण होती है उसकी संस्तुति के बाद वो होता है जी। तीसरी बात, हमारे यहाँ वन अधिनियम है 1980 है, उस वन अधिनियम की जो भारत सरकार का है, और हमको यदि एक भी सड़क 1 इंच भी काटनी पड़ती है
तो बिना वन अधिनियम के, क्योंकि आपको मालूम है कि 65 से लेकर 70% यह वनाच्छादित क्षेत्र है, वन भूमि है। जी जी। जो 30% शेष भूमि है, उसी में गांव है, शहर है, उसी में बाजार है, सब कुछ उसी में है। उसी 30% की बात है। जो शेष 70% है वो भारत सरकार के कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनके अधीन है, और वन अधिनियम 1980 की बिना इजाजत के वहां हम एक मकान नहीं बना सकते, सड़क पेयजल लाइन नहीं खींच सकते। निशंक जी, एक मुख्यमंत्री होने के नाते क्या आपको कभी इस बात को लेकर चिंता हुई कि नदियों के किनारे जो अंधाधुंध निर्माण हुआ इस पर रोक लगानी चाहिए? क्या आपने कभी मुख्यमंत्री होने के नाते उस पर रोक लगाने की कोशिश की, या आपने, मैं सिर्फ आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं बल्कि और जो तमाम मुख्यमंत्री थे? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने तो चारों धामों पर नए निर्माण पर पूरी तरीके से रोक लगाई। ये जो नदियों के किनारे अलग सा भी एक हिमनद प्राधिकरण हमने बनाया था, और हिमनद प्राधिकरण ही नहीं, हम लोगों ने स्पर्श गंगा बोर्ड बनाया था कि गंगा की अनवरतता और उसका सर, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार वह होता रहा ना, जलधाराएं ही लगातार होता रहा संवर्धन होने के बावजूद भी। नहीं, आप दोनों चीजों को मत जोड़िए। मुझे एक बात इस बात को कहनी है जी, कि यदि यहां पर कोई चीज हो जाती है तो सीधा फिर एक ही चीज पर होता है कि हिमालय। ये आज नई बात नहीं है कि यहां पर हमेशा हमने आपदाओं का सामना किया है, और हमारे यहां तो मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे बताया गया कि गौरा देवी जो चिपको आंदोलन, वो उत्तराखंड पूरी दुनिया का जिसमें पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन गौरा देवी जैसी महिलाओं ने हमारे यहां किया था। इतना ही नहीं तो शायद देश का ये पहला राज्य। निशंक जी, आप 12,000 वन पंचायत। सर, मेरा सवाल बिल्कुल फर्क है। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि उत्तराखंड को बनाया इसलिए गया था, तब कहा गया कि भाई उत्तर प्रदेश में इतने बड़े इलाके की वजह से उत्तराखंड पे लोगों का ध्यान नहीं जाता। जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हो गए, वहां कांग्रेस की सरकार हुई, उसके बाद बीजेपी की सरकार हुई, और इसके बावजूद भी वहां पे ये अंधाधुंध निर्माण कार्य चलता रहा, अंधाधुंध गाड़ियां आती रहीं। क्या इसको आपने मुख्यमंत्री होने के नाते कभी रोकने के बारे में सोचा? दोनों विषयों देखिए, मैं आपको दोनों बातें आप जोड़िए। केवल आप एक पर्यावरण की दृष्टि से हम दो विदेशी सीमाओं में हैं, यहाँ की जवानी, यहाँ का पानी राष्ट्र के काम आता है। औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी को देता है। सर, मेरा सवाल, उसकी मां बहनें ऐसी विदेशी सीमाओं में सेनानी की तरह खड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूं जी कि आखिर यहाँ के गांव का विकास भी तो होगा। 80-80 किलोमीटर दूर भी यदि कोई सड़क नहीं है, कोई मरने को मजबूर होता है, और एयर कंडीशन बंगलों में बैठ करके, बड़े बड़े अट्टालिकाओं में बैठकर केवल पर्यावरण की बात होती है। इसलिए हमने कहा था कि ये केवल बात करने का और बहस का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि हिमालय की अलग नीति बननी चाहिए। लगातार हम इस दबाव में रहे हैं कि हिमालय की अलग नीति बने, और उसी नीति के तहत ये सर हिमालय की नीति बननी चाहिए। मेरा कहना कि जब आप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त क्या हुआ? मीम अफजल जी आपकी पार्टी के नेता हैं विजय बहुगुणा जी, आज वो कह रहे हैं कि भाई 100 साल को ध्यान में रखकर विकास किया जाएगा, प्राधिकरण बनाया जाएगा। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि आपके 5 साल तक आपके मुख्यमंत्री है नरेंद्र तिवारी जी, तब ये सोच क्यों नहीं हुई? तब क्यों नहीं किया गया? तब क्यों जो गाड़ियां जा रही थी इन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? तब जो अंधाधुंध तरीके से यात्री जा रहे थे उन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? मीम अफजल जी, मेरा सवाल आपसे है। हमने रोक लगाई। सर, मैं मीम अफजल जी साहब, मीम अफजल जी साहब, आप मैं समझ गया हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे तभी तो बात करूंगा। जी मीम अफजल जी, आप बोलिए। इसलिए मैंने जी देखिए, ऐसा है आशुतोष जी, ये आपका जो विषय है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने कुछ सवालात पूछे हैं जी। हमारे जो बुजुर्ग सबसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने जिस तरह से बातचीत की है उसमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जब भी कोई टीवी डिबेट होती है उसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस के ऊपर जिम्मेदारी डाल करके बाकी लोगों को उसमें से अलग कर दिया जाता है। देखिए, आपने ये कहा कि 85,000 गाड़ियों से 1,80,000 गाड़ियां वहां हो गई। मुझे आप बताएं, दिल्ली के, हिंदुस्तान के किस शहर में गाड़ियों की तादाद नहीं बढ़ी?
जहां कभी कोई हादसा नहीं होता वहां ये सब चलता रहता है। जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद फिर आप भी अध्ययन करते हैं और सारा समाज करता है और बुद्धिजीवी करते हैं। सर सरकारों को तो अध्ययन करना चाहिए ना। मुख्यमंत्री ने एक बात कही है। नहीं, मैं कह रहा हूं सरकारों को तो अध्ययन करना चाहिए ना इस बात का। करते हैं। अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे थे उन्होंने कुछ बातें कही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं बहस का जो मूड है ना वो आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। मसला सारा ये है। उन्होंने कहा कि सुनिए साहब माफ करिएगा आप हमारे बुजुर्ग ने ये कहा। नहीं मीम अफजल साहब माफ करिएगा आप टीवी आप मुझ पर ये आरोप लगा सकते हैं कि मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहता हूं, लेकिन हकीकत ये कि जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं उस सवाल का जवाब आप देना नहीं चाहते हैं। मैंने सवाल आपसे किया है कि आज आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, एक मिनट सर, मैंने आपसे सवाल ये किया है कि आज आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नदियों के किनारे अंधाधुंध निर्माण नहीं होगा। मेरा सवाल इस बात का है कि जब वहां पे मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के थे तब उन्होंने इस पर रोक लगाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? आज आपदा के बाद ये क्यों सोच रहे हैं कि अंधाधुंध निर्माण नहीं होना चाहिए? देखिए वो उन्होंने जैसा खुद कहा, पहले उन पर यह एतराज था कि वो अभी निर्माण की या आगे की किसी प्लानिंग की बात नहीं कर रहे हैं। उस वक्त ये सवाल पूछा जा रहा था। मैं तो शुरू से टीवी डिबेट्स देख रहा हूं कि वो कह रहे थे कि पहले आपने आगे का लिए क्या सोचा है ये बताइए। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि फिलहाल जो इस वक्त आफत आई हुई है उसके लिए और लोगों के लिए हमें देखना चाहिए कि हमें वहां से कैसे लोगों को इवैक्यूएट कराएं, जो लोग जख्मी हैं उनको कैसे इलाज दें, जो लोगों के घर पुनर्निर्माण वो सब बात नहीं। तो अगर वो कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? वो भी काम करेंगे, ये भी आगे का भी करेंगे। इसमें क्या, अगर जब आगे कोई नेता बात नहीं करता तो आपको ये शिकायत होती है, जैसा हमारे बुजुर्ग ने कहा कि साहब आप जो है अभी पहले वो बात कर रहे थे आप दूसरी बात करने लगे। तो यानी जो कुछ भी बोलता है आदमी अगर उसके बारे में आप ये कहना शुरू कर दें कि वो गलत कह रहे हैं तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है। नहीं मैं आपका ध्यान दिला दूं, दिल्ली के आपके मुख्यमंत्री शीला दीक्षित वो कहती हैं कि दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियां बढ़ रही हैं इसके लिए जो राजनीति जिम्मेदार, वोट बैंक की पॉलिटिक्स जिम्मेदार। अरे आप पिछले 15 साल से यहां की मुख्यमंत्री हैं, आपने उन झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? मेरा सवाल आपसे यह है कि जब वहां पर अंधाधुंध गाड़ियां जा रही थी, जब वहां पर अंधाधुंध निर्माण हो रहा था उत्तराखंड के अंदर, तब आपकी सरकारें वहां क्या कर रही थी? क्या उन्होंने कभी रोकने के बारे में सोचा क्या? मैं सिर्फ इतना सवाल आपसे कर रहा हूं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं जी। अगर इसमें कहीं कमी रही है तो सभी सरकारों की रही है, मैं इसको कहना चाहता हूं। लेकिन जब कोई आफत आती है तो उसके बाद यकीनन अध्ययन किया जाता है और इसको रोका जा सकता था या नहीं रोका जा सकता था इसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, इसलिए कि जब आफत कुदरती तौर पर आती है तो उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसी चीज थी जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये जिस तरह से बादल फटे और जिस तरह से पानी आया, तो उसके लिए तो अगर नदी के किनारे नहीं भी होते, गांव के गांव बह गए, वो गांव भी तो बने हुए हैं बीच में, वो बहुत सारे गांव के अंदर इस तरह का नुकसान हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नदी के किनारे के लोगों को नुकसान हुआ, बाकी लोगों को भी नुकसान हुआ। अगर कहीं भी बारिश होती है या कोई तूफान आता है तो उसका नुकसान जो होता है वो बिल्कुल एक कुदरती नुकसान है, उसका इंतजाम कुछ किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि कुदरत से लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं सर, कुदरत से तो कोई नहीं लड़ सकता। ये किसी ने नहीं कहा कि अगर इस तरीके की प्राकृतिक आपदा हो रही है तो वो कोई रोक सकता है। रंजना जी मैं सवाल आपसे कर रहा हूं भाई, एक अगर प्राकृतिक आपदा है तो उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्या उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या उसके लिए साइंटिफिक डेवलपमेंट भी तो किया जा सकता है ना? सरकारों की जिम्मेदारी इसमें है या नहीं? रंजना जी आशुतोष, ये आपके चैनल पे आपकी डिस्कशन में ये जो भी कांग्रेस के नेता बैठे हैं पूरी तरह से गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। अगर जनता इनको चुन करके नीति निर्माण और विकास के लिए भेजेगी तो फिर कटघरे में किसको खड़ा किया जाएगा? ये राजनीति के लोगों की ही जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस तरह के अनाप शनाप विकास को क्या दुनिया में जाके ये दुनिया में देखें कि किस तरह से आपदा प्रबंधन होता है और आपदा से बचाने के लिए लोगों को किस तरह से बचाया और निकाला जाता है और किस तरह से वहां की पूरी संरचना को बनाया जाता है। इस बात को सीखने समझने की बजाय ये लगातार अनाप शनाप सफाई दे रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। कोई इस तरह की सफाई सुनने के लिए देश में तैयार नहीं है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपने भूमाफिया के साथ मिलकर के निर्माण करवाए हैं और आप जिम्मेदारी लीजिए इस बात की, क्योंकि आप लोग कैसी चैनल पर बैठकर नहीं, आप लोग नहीं, चैनल का क्या मतलब है? अगर मीडिया अगर इन
बातों को ना उठाए तो देश भर को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, मैंने नहीं कहा नहीं उठाए, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं, आप मीडिया की बहुत बड़ी हमदर्द नहीं है, आप मीडिया की तरफ से मत बोले। मीडिया की तरफ से बोलने के लिए आशुतोष जी मौजूद है वहाँ पर। पहले आप सम्मान से चुपचाप मेरी बात सुनिए, आप सम्मान से, आपने जनता का नहीं, आप सम्मान से बात करिए, पहले आप सम्मान से बात कीजिए। सम्मान नहीं कर रहे हैं आप, सम्मान से बात कीजिए पहले। इस तरह की बात बिल्कुल गलत फहमी आप लोगों को है कि लोगों को आपको भी सम्मान से बात करना चाहिए। नदियों के किनारे, आप अगर नदियों के किनारे निर्माण करेंगे, आप अगर जंगलात को खत्म करेंगे, अगर आप इस तरह के डैम बनाएंगे, विकास के खिलाफ हम लोगों में से कोई भी नहीं है। ये गलतफहमी में है आपकी। विकास होना चाहिए, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे हिमालय को उजाड़ करके वहां के पूरी प्रकृति को नष्ट करके आप वहां पर विकास करेंगे। आपको चाहिए कि वहां की सड़कें, वहां की जो निर्माण है, जो वहां के जिस तरह के वहां पर डैम बन रहे हैं, इन सब चीजों मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ बातें करेंगे कि अगर वहाँ निर्माण न हो करने जा रहे हैं, आप ये मत कहिए कि सारे निर्माण गलत हुए हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब है सारे जितने निर्माण हुए सब गलत हुए। नहीं कह रही हूँ। कि आप कौन सी नई दृष्टि देने जा रहे हैं? आप बताइए, आप कौन सी नई दृष्टि देने जा रहे हैं? मीम अफजल साहब, रंजना जी 1 मिनट में आपको रोकूंगा। मीम अफजल साहब, आप ये गुफ्तगू करेंगी? नहीं, मीम अफजल साहब माफ करिएगा, मैं पूरी इज्जत के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमें यह नहीं पता कि उत्तराखंड में कितने हजार लोग मरे हैं। किसी को उसको आकलन नहीं। जिसके परिवार साफ हो गए, उनको इस बात का कष्ट होगा, और जो वहां के हुक्मरान हैं, जो नेता हैं, उनको उनकी जवाबदेही बनेगी और लोग ये कड़े सवाल उठाएंगे। और राजनेता होने के नाते आपको जवाब देना पड़ेगा कि आज की तारीख में ये नहीं कह सकता 20,000 लोग मरे हैं या 10,000 लोग मरे हैं। तो अगर मैं आपसे सवाल खड़ा कर रहा हूं कि भाई जब ये अनाप शनाप अंधाधुंध निर्माण हो रहा था, तब आपकी भी सरकार थी, बीजेपी की भी सरकार थी, उस पर रोक लगाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं उसके बारे में सोचा गया? हम नहीं कहते कि प्राकृतिक आपदा को आप रोक सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर यह कोशिश नहीं हुई तो जिम्मेदारी तो आपकी होगी ना सर। देखिए, जो जिम्मेदारी है जी, उससे हटना गलती होगी जी, गलती होगी। अभी यहाँ चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आपने उनसे सवाल किया, उन्होंने एक क्या जवाब दिया, मेरी समझ में तो आया नहीं। हमारे चीफ मिनिस्टर ने तो जवाब दिया है ना, तो आप करते। मैं 8 महीने के बाद आया हूं, उसके अंदर 8 महीने के अंदर अगर कोई गलती हुई तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। और आगे के लिए प्लान देखिए आशुतोष जी, एक बात का जहन में रखिए जी, हम लोग एक बहुत सीरियस मामले पर डिस्कशन कर रहे हैं। लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं जी। बहुत सारे लोग अभी तक लापता हैं, और आपने भी अभी ये सवाल उठाया कितने लोग हो सकते हैं, कोई कितना नंबर बता रहा है, कोई कितना, लेकिन सरकार तो उसी वक्त सब नंबर सही बता सकती है जब उसके पास पूरी जानकारी आ जाए। पूरी अपनी कोशिश सरकार कर रही है, लोग जा रहे हैं, जगह सारे रोड्स टूटे हुए हैं, कोई जाने का रास्ता नहीं है, हेलीकॉप्टर से पहुंचने की कोशिश की जा रही है, कोई कमी हमारी तरफ से नहीं की गई है, हमने पूरी कोशिश की है जी। और इसके अंदर फौज ने और लोगों ने जो टीवी पे बहस हो रही है, मैं देख रहा हूं, उससे एक ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। मैं मानता हूं कि पॉलिटिशियन सब जिम्मेदार हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स आज बात कर रहे हैं, ये वो पहले कहां थे? आप किसे इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं? मैं पहाड़ का बाशिंदा हूं, सारी दुनिया वहां पहुंच रही थी, हर मीडिया चैनल का आदमी वहां पहुंच गया, राहत दिलाने वाले वहां पहुंच गए। विजय बहुगुणा नदारद खामोश रहे, वो दिल्ली में नजर आए, कभी उनकी दाढ़ का दर्द हो गया, कभी वो रंगीन इश्तहार छपाते रहे, कभी बगलें झांकते रहे। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी कैसे वहां पहुंच गए, जब वीआईपी को जाने के लिए मनाई होम मिनिस्टर दिल्ली में शिंदे साहब कर रहे थे। छोड़िए कितनी बहानेबाजी, और छोड़िए मम्मियां क्यों इतना बौखला रहे हैं, आप बचाव पक्ष के वकील न बनिए मुख्यमंत्री के। इससे ज्यादा ईमानदारी तो निशंक साहब की थी, जिन्होंने कम से कम यह तर्क दिया कि विकास होना चाहिए, विकास की मजबूरी जनतांत्रिक चुनावी राजनीति। मेहरबान सुन लीजिए, बोलने दीजिए। आपको कांग्रेसियों को सबसे बुरी बीमारी न सुनने की है, बौखलाने की है, और ये कहने के इंटेलेक्चुअल होने के बहुत पहले मैं पहाड़ी उत्तराखंड का निवासी हूं भाईजान, माफ कीजिएगा। जितना आपने कुल अरसा हिल स्टेशन में गर्मियों की छुट्टियों में नहीं बिताया होगा, उससे ज्यादा मेरी जिंदगी पहाड़ में बीती हुई है। मीम अफजल साहब जी, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये लोगों का दर्द है। आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं कह रहा हूं ये लोगों का दर्द है, और लोगों का ये दर्द टीवी चैनल्स पर भी उबलेगा और जनता के बीच भी जाएगा। लोग सवाल खड़े करेंगे। लोगों ने आपको चुना है, लोगों ने आपको भरोसा किया है, आपकी सरकारें बनवाई हैं, तो लोग आपसे सवाल करेंगे। आप नाराज क्यों होते हैं उस बारे में लेके?
बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा हूं जी। मैं तरीका जो जिस किस्म की गुफ्तगू स्टार्ट हुई उससे मुझे तकलीफ है। जैसे उन्हें बहन ने कहा कि कांग्रेस के लोग क्या है, ये क्या किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये टेलीविजन पर बहस इस तरह से नहीं होती मेरे ख्याल में। और आप भी मुझे जानते हैं, मैं कभी किसी टेलीविजन पर आज तक अब हम लोग आपसे सीखेंगे कैसे बहस करनी चाहिए। चलिए बिम अब्दुल साहब, निशंक जी, आप इतनी देरी से पूरी बातचीत को सुन रहे थे, खामोश रहे। क्या अगर ये सवाल कांग्रेस से पूछा जाए, ये सवाल अगर बीजेपी से पूछा जाए, क्या ये सवाल नाजायज है? क्या आशुतोष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, क्योंकि दिल्ली में बैठे रहने वाले लोगों को कभी पहाड़ का दर्द नहीं हो सकता है। ये राज्य विकास के लिए इसका निर्माण हुआ, पलायन रोकने के लिए निर्माण हुआ। मुझे मालूम है, मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री भी रहा हूं, जिस दिन हमारा राज्य बना था हमारी विकास दर 2.9% थी और हम देश का सबसे पिछड़े क्षेत्र में गिने जाते थे। आज हमारी विकास दर राज्य बनने के बाद 11.30 हुई है। हमारी जो प्रति व्यक्ति औसत आय केवल 14,000 थी, आज हमारी प्रति व्यक्ति औसत आय प्रति वर्ष 60,000 हुई है। ये समझ में आता है कि विकास हुआ है, उसको कैसे करके नियंत्रित करना था। आज हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा प्रदेश है जी। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो मैं मूल बात पे आया, जब हम ग्रीन बोनस की बात करते हैं जी, 65 से 70% वन क्षेत्र है हमारे यहाँ, और मैंने कहा कि हमारे प्रति हमको सिखाने की जरूरत नहीं पर्यावरण की। यहाँ तो जिस पत्थर को भी उठाएंगे वो भी पर्यावरण विद नजर आता है। जी जी, एयर कंडीशन बंगलों में बड़े बड़े रिपोर्ट लिख करके पर्यावरण विद नहीं बना जा सकता है जी। हम जूझते हैं, हमारे 12,500 वन पंचायतें हैं, लोग यहाँ अपने वनों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। जी जी। तो विषय ये है, ये समझ में आता है कि नियंत्रित किस तरीके से नियोजित होकर कि हमारी सड़क भी बनती, हमारे ये भी बनता, लेकिन जो इसीलिए हमने ग्रीन बोनस की बात की, जो हिमालयन राज्यों का मुख्यमंत्री था शिमला में, उसमें जयराम रमेश जी प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि बनकर आए थे और उन्होंने कहा कि हाँ, हिमालय राज्यों को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए उन वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए। तो मैं कह रहा हूं दोनों पक्ष की बात वो मत करिए, ये अंततोगत्वा विकास भी जरूरी है, लेकिन हाँ पर्यावरण की शुद्धता भी जरूरी है और उसमें हम कभी पीछे नहीं रहे हैं। बिल्कुल निशंक जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, लेकिन मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा, देहरादून की जनसंख्या इतनी बढ़ गई, ये जनसंख्या को रोक नहीं सकती आप बढ़ने से। निशंक जी, आप सही सवाल उठा रहे हैं, सवालों में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि यहां बैठा हुआ कोई भी आदमी जो टेलीविजन चैनल पे देख रहा है, सुन रहा है, कोई विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन यह विकास क्या अंधाधुंध तरीके से होनी चाहिए? क्या पहाड़ों के प्रति जो संवेदनशीलता है उसके मद्देनजर होनी चाहिए? क्या पहाड़ों का विकास और तराई के विकास में फर्क नहीं होना चाहिए? और क्या आंख बंद करके विकास होना चाहिए? यह महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पूछेंगे कि जिस तरीके से अमरनाथ की यात्रा को नियोजित तरीके से किया जाता है, क्या उसी तरीके से केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा को भी उसी तरीके से नहीं करना चाहिए? अगर किया होता तो शायद इतनी जाने नहीं गई होती। वक्त छोटे से ब्रेक का वापस लौट कर